गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अधिक सवाल इस टॉपिक से पूछा जाता है। दो तीन ऐसे टॉपिक है जहां से इकोनॉमिक्स में अक्सर सवाल मिलेगा आपको। वो सवाल है, टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक है आपका बैंक, नेशनल इनकम और साथ ही साथ आपका योजना आयोग। तो उन्हीं प्रमुख टॉपिक में से आज का टॉपिक है वो है आपका बैंक। सभी लोग एक शब्द से वाकिफ होंगे कि बैंक है क्या या बैंक क्या है। अगर पूछें तो सभी लोग कहेंगे हाँ, मेरा भी अकाउंट बैंक में उपलब्ध है। ये तो जेन्युइनिटी है, पर हम जानना चाहते हैं कि बैंक कहते किसको है, बैंक होता क्या है। बिल्कुल, लेकिन आप जो कह रहे हैं तो वो ऐसा सूदी कारोबार करने वाले लोग भी तो हो सकते हैं जो जमा स्वीकार करते हैं, बदले में इंटरेस्ट देते हैं। हाँ ठीक। बैंक जो है यह एक सरकारी संस्था, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट भी है, संस्था है। यहां पर उसमें साहूकार में और बैंक में डिफरेंस क्या है? बैंक एक वैसी वित्तीय संस्था है जो रुपया की जमा स्वीकार करता है और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उसे वापस करने की गारंटी देता है। साहूकार के पास कोई निश्चित गारंटी नहीं है। साहूकार के पास अगर गारंटी भी देगा तो वो एक टाइम पीरियड निर्धारित होगा, लेकिन यदि हमारा सेविंग अकाउंट है तो हम एक सप्ताह में कई दफा उसका लेन देन कर सकते हैं। तो बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है, लिखना हो लिख लेंगे, बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो किसी भी व्यक्ति या संस्था से, किसी भी व्यक्ति या संस्था से जमा स्वीकार करता है, जमा स्वीकार करता है और उसे उस व्यक्ति या संस्था को, उस व्यक्ति या संस्था को, उस व्यक्ति या संस्था को उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी आवश्यकता अनुसार रकम देने की गारंटी देता है। बैंक शब्द की उत्पत्ति कहिएगा तो रोम या यूनान की भाषा BANCO, बैंकों से हुआ है। बैंकों कहा जाता है कि पौराणिक काल में इटली में देखते होंगे कहीं कहीं पर, अधिकांशतः रेलवे स्टेशन के आगे देखिएगा आप, कुछ लोग होंगे जो नए नए नोटों का गद्दी लेकर बैठे होते हैं और एक्सचेंज का ऑफर देते रहते हैं। यदि आपका पुराना नोट हो गया, आपका नोट फट गया है तो आप नए नोट ले, कुछ कमीशन काटते हैं। देखे होंगे सही लोग। तो वही स्थान को उस समय इटली में बैंकों कहकर संबोधित किया गया है, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई? बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यूरोप में एक समय में, यूरोप में एक समय में अकाल पड़ा था। राजा जो है वह प्रजा से, राजा जो है प्रजा से अकाल की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ सहायता राशि को मांगा। अकाल की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ सहायता राशि को मांगा। उससे जो रकम प्राप्त हुआ उस फंड को बैंक या बैंकों कहा गया। उस फंड को
बैंक या बैंकों कहा गया। यही शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? बैंक की उत्पत्ति हुई। विश्व का सबसे प्राचीन बैंक कहिएगा तो वह है बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस सबसे प्राचीनतम बैंक है विश्व में। विश्व का सबसे प्राचीनतम सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक यहां कहने का तात्पर्य केंद्रीय बैंक से है, जैसे भारत का आरबीआई है, भारत सरकार का जहां पर लेन देन किया जा सके, सभी बैंकों का जहां से नियंत्रण किया जा सके, उसे हम सेंट्रल बैंक कहकर संबोधित करते हैं। तो विश्व का सबसे पहला सेंट्रल बैंक जो है वह है बैंक ऑफ ब्रिटेन, बैंक ऑफ बैंक ऑफ ब्रिटेन। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम जो है सेंट्रल बैंक है। ये था कुछ बैंक शब्द का उत्पत्ति और बैंक के इतिहास के बारे में। आगे आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में बैंक का इतिहास जो है वह ब्रिटेन की देन मानी जाती है, ब्रिटेन की देन मानी जाती है, या कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की देन मानी जाती है। ब्रिटेन सरकार ने ही सबसे पहले भारत में 1770 अलेक्जेंडर गल्फ कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की शुरुआत की थी। इस आधार पर कहीं कहीं आप देखिएगा लिखा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अलेक्जेंडर गल्फ कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन यह बैंक कुछ अधिक समय तक कार्य को संपन्न नहीं करता है और आगे चलकर समाप्त हो जाता है या बंद हो जाता है। तो अब यदि यह ऑप्शन में ना हो बैंक ऑफ हिंदुस्तान और आपसे सवाल पूछा जाए बैंक भारत का सबसे प्राचीनतम बैंक है, तो क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इलाहाबाद, कहीं कहीं पर इसी को लिखा जाता है इलाहाबाद। भारत का सबसे प्राचीनतम बैंक है। अगर आपके ऑप्शन में बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो और बैंक ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद हो तो वहां आंसर जाएगा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जहां पर यह ऑप्शन में न हो तो आपका आंसर जाएगा बैंक ऑफ इलाहाबाद। ALLA उच्चारण हो जाता है, इसीलिए इलाहाबाद या इलाहाबाद। एक यहीं पर सवाल है पेन ऑफ मिस्टेक सवाल। पेन ऑफ मिस्टेक सवाल है, यदि आपसे पूछा जाए
यदि आपसे पूछा जाए देश का या भारतीयों का, देश का छोड़ दीजिए, भारतीयों का लिखिए। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए भारतीयों का सबसे पुराना बैंक है, भारतीयों का सबसे पुराना बैंक है, तो यहां पर आप पेन ऑफ मिस्टेक का सवाल नहीं कीजिएगा। यहां पर ये कतई नहीं आप लिख दीजिएगा कि इलाहाबाद बैंक, क्योंकि हमने वहां पर कहा था आपसे, वह कहा था कि देश का, भारत का सबसे प्राचीनतम बैंक, तब भारत का सबसे प्राचीनतम बैंक है वो है आपका इलाहाबाद, लेकिन यहां है भारतीयों का सबसे प्राचीनतम बैंक, तो यहां पर आपका हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा PNB या पंजाब नेशनल बैंक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? भारत का और भारतीयों का, भारत का प्राचीन बैंक इलाहाबाद बैंक था, लेकिन भारतीयों का सबसे प्राचीन बैंक जो है वह पंजाब नेशनल बैंक है। जहां भारत के संदर्भ में है वह भारत का बैंक था, भारत में स्थापित था, लेकिन उसमें अधिकांशतः मालिकाना हक भारतीयों का नहीं था, वहां पर भारतीयों का पैसा कम लगा हुआ था, अर्थात ब्रिटिशों का पैसा लगा हुआ, इसीलिए इलाहाबाद बैंक। भारतीयों शब्द जैसे ही जुड़ गया, अर्थात इस बैंक की जो जमा राशि थी, ऑथराइज कैपिटल था, वह किसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया? भारत के लोगों के द्वारा किया गया। यह बेसिकली 3 सवाल जो है वह आपका प्राचीनतम शब्द के आधार पर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो प्रारंभिक काल में जो बैंक का लेन देन होता था वह भारत में केवल 2 व्यक्ति के लिए होता था, एक होता था किसान के लिए और दूसरा होता था सैनिकों के लिए। अंग्रेजी सरकार ने प्रारंभ में केवल बैंक का लाभ किसान को देता था या किसको देता था? सैनिक को देता था। कारण इस दोनों से ही उसे काफी लाभ होता था। किसान से लेन देन इसलिए करता था कि किसान को कर्ज देगा तो खेती अच्छी होगी, और खेती अच्छी होगा तो उनका व्यापार अच्छा होगा। सैनिकों को प्रलोभन इसलिए दिया जाता था कि उस समय देश की अगर आर्थिक व्यवस्था कहिएगा तो बहुत ही दयनीय था। आर्थिक व्यवस्था बहुत ही दयनीय था, कहने का तात्पर्य था उस समय जीवन रेखा अधिकांशतः लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करता था। तो बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करता था तो उन लोगों को यह होता था कि अगर हम सैनिक के रूप में जाएं तो हमें कैश के रूप में कुछ इनकम प्राप्त हो जाएगा, जो उनके जीवन यापन के लिए काफी सही माना जाता था। सरकार उन्हें आवश्यकता के लिए ऋण प्रदान करती थी, तो यह दोनों ही व्यक्ति जो है सरकार को बेनिफिट करता था। इसीलिए प्रारंभिक काल में बैंकिंग व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा केवल किसान और सैनिक के लिए लाया गया। इतना में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार का उस समय भारत में उपनिवेश का
3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना गया, बंगाल, मुंबई और चेन्नई। बंगाल, मुंबई और चेन्नई। तो सरकार ने इन 3 जगह पर क्या किया, बैंक की स्थापना कर दी। तो कहा जाता है कि प्रारंभिक काल में सबसे पहले 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में किया। 1840 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ मुंबई या बंबई, मुंबई की स्थापना। 1843 में बैंक 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया। अब यह 3 बैंक जो है वह मुख्य रूप से भारत के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। ये 3 बैंक मुख्य रूप से जब भारत के लिए कार्य करना प्रारंभ करता है तो सबसे प्राचीनतम बैंक होता है बैंक ऑफ बंगाल। तो यह प्रारंभिक काल में जो है भारत में सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य को संपन्न करता है। प्रारंभिक काल में यह सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य को संपन्न करता है। आगे चलकर क्या होता है, इस तीनों बैंक को मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज कहने का यह तात्पर्य है कि आगे चलकर तीनों बैंक को एक साथ जोड़ा गया। कब? 1921 ईस्वी में जोड़ा गया और जोड़कर जो है वन 1921 ईस्वी में तीनों बैंक को मर्ज किया जाता है। अब मर्ज करके इंपेरियल बैंक नाम रख दिया गया। तीनों को मर्ज करके इंपेरियल बैंक के रूप में गठन कर दिया जाता है। अब यह बैंक जो है वह सेंट्रल बैंक के रूप में या केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य को संपन्न करता है। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य को संपन्न कर रहा होता है। तब इसी दरमियान 1934 अधिनियम 1934 कहीं लिखता है, कहीं 1935, 1934 या 35 एक्ट अधिनियम के द्वारा भारत में आरबीआई की स्थापना हुई। और अब जो सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है वो इंपेरियल बैंक कार्य न करके कौन करता है? आरबीआई करने लगता है। और यह एक अनुसूचित बैंक या कह सकते हैं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के रूप में कार्य को करने लगते हैं। और आगे चलकर यही इंपेरियल बैंक 1955 ईस्वी में एसबीआई के रूप में कार्य कर रहा है। 1955 ईस्वी से इंपेरियल बैंक का नाम परिवर्तित कर एसबीआई के रूप में कार्य
कर रहा है। इसीलिए आप किसी भी किताब में एसबीआई का नेशनलाइजेशन का चर्चा नहीं देखे होंगे। यह था भारत के संदर्भ में बैंक का कुछ इतिहास। इसी दरमियान बहुत सारे और कॉमर्शियल बैंक जो है वह उत्पत्ति होती है, या कह सकते हैं कॉमर्शियल बैंक जो है कार्य करता है। अधिकांशतः भारत में कॉमर्शियल बैंक जो है वह स्वदेशी विद्रोह के आसपास, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में होता है उसी आसपास में स्थापित किया गया। इतना में कोई दिक्कत तो बोला जाए। आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं अगला पॉइंट, वो है आपका, ये बैंक हो गया। बैंक के बाद अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आरबीआई पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरबीआई। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट और सवाल आरबीआई से बनता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि बैंक से सवाल हो और ऑप्शन में आरबीआई हो तो 99.99% आंसर यही जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीआई की स्थापना जो है वह अभी बताए थे 1934 कहीं लिखता है और कहीं पर आपका 35 लेता है। 1934 या 35 एक्ट या अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। हिल्टन, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखने वाला। हिल्टन यंग समिति या कमिटी के सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमिटी या समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना किया जाता है। वहीं देखिएगा कहीं कहीं पर लिखेगा केंद्रीय समिति की सिफारिश पर, केंद्रीय समिति की सिफारिश पर चर्चा होता है, लेकिन पूर्ण रूप से हिल्टन यंग कमेटी या समिति के सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना की जाती है। जब आरबीआई स्थापित होता है उस समय आरबीआई का अधिकृत पूंजी, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। अधिकृत पूंजी या ऑथराइज कैपिटल जो है वो कितना था तब 5 करोड़ रुपया। आरबीआई का ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी जो है वो था आपका 5 करोड़ रुपया। अब ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? यदि आप कॉलेज वगैरह गए ही होंगे तभी तैयारी कर रहे हैं, तो कॉलेज में जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो एडमिशन के समय जब एडमिशन फॉर्म को भरा जाता है तो देखते होइएगा जो फॉर्म आपको प्राप्त होता है उसके साथ एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। उस प्रोस्पेक्टस में किस चीज को दर्शाया जाता है? बिल्कुल उस प्रोस्पेक्टस में आप देखिएगा कि यह कॉलेज कब स्थापित हुआ, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, इसके अलावा कितने पूंजी से स्थापित किया गया, इसके अलावा वहां पर उस समय के चेयरमैन का नाम होगा, उस समय के अध्यक्ष का नाम होगा, वर्तमान के चेयरमैन का नाम होगा,
वर्तमान के अध्यक्ष का नाम होगा, और साथ ही साथ जो आपका है वह और भी कॉलेज से संपूर्ण जानकारी, कॉलेज से संबंधित संपूर्ण जानकारी वहां दर्शाया गया होगा। जो कॉलेज से संपूर्ण जानकारी वहां दर्शाया होगा, उन सारे चीजों को जहां दर्शाया गया वो प्रोस्पेक्टस, तो उसी प्रोस्पेक्टस में जो रकम जारी किया जाता है, लिखा जाता है कि इस रकम से यह संस्था प्रारंभ हुआ, उसी को हम ऑथराइज या अधिकृत पूंजी कहेंगे। अर्थात जब आरबीआई स्थापित किया गया और आरबीआई ने अपना प्रोस्पेक्टस जो जारी किया, उस प्रोस्पेक्टस में उसने 5 करोड़ रुपया को दर्शाया, और यह 5 करोड़ रुपया जो दर्शाया गया, इसी को ऑथराइज कैपिटल कहा गया है। बोलचाल की भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं जिस मिनिमम पूंजी से संस्था को स्थापित किया गया। इस 5 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल को उस समय की सरकार ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर ने प्रति शेयर 100 रुपया जारी किया बाजार में, प्रति शेयर। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो 5 करोड़ रुपया था, उसमें एक जो हिस्सा है उसका वैल्यू कितना था, 100 रुपया था, उसका वैल्यू 100 रुपया था। तो 5 करोड़ रुपया को 100 रुपये प्रति शेयर के दर से जारी किया गया, आरबीआई स्थापित हो जाती है। स्थापना होने के बाद, आरबीआई की स्थापना होने के बाद, अब इंपीरियल बैंक के स्थान पर आरबीआई जो है वह सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। धीरे धीरे यह अपने कार्य को संपन्न करने लगता है, और कार्य को संपन्न करने के बाद 1947 ईस्वी में देश आजाद हो गया। जैसे ही देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद जो विदेशी थे, ब्रिटेन के लोग थे, वो लोग अब क्या करेंगे, यहां से वापस जाने की तैयारी करेंगे। और यहां से वापस जाने की जो तैयारी करने लगे, तो आरबीआई किसको सौंप देंगे, उस समय की जो सरकार, और उस समय की जो भारत सरकार थी, 47 में भारत सरकार ने, या कह सकते हैं सरकार के गठन होने के बाद भारत सरकार ने 118 रुपया, लगभग शब्द का प्रयोग होगा, 118.32 होता है, लगभग 118 रुपया प्रति शेयर मूल्य चुकता करके सभी का सभी शेयर, अर्थात 100% शेयर जो है वह हायर कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। किससे, ब्रिटिश सरकार से या आरबीआई के जो शेयर धारक होते हैं उससे। जब तक भारत सरकार के पास मालिकाना हक नहीं आ पाता है, या कह सकते हैं जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है, उस तक समय तक आरबीआई जो है वह पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य को संपन्न करता है। अर्थात हम कह सकते हैं 1947 से लेकर 1949 तक आरबीआई जो है वह किसके लिए, आरबीआई जो है 1949 तक आरबीआई जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य को संपन्न किया। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कह सकते हैं लगभग 2 से 2.5 वर्ष तक। पुनः 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1 अप्रैल 1949 को। अब 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया और तब से लेकर आज तक या आने वाले भविष्य तक आरबीआई जो है वह भारत सरकार के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य को संपन्न कर रहा है। तो ये था आरबीआई की उत्पत्ति। अब कहा जाता है आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर में कुल 20 सदस्य होते हैं। यहां एक बात याद रखिएगा, अब आपको कहीं भी आरबीआई या कहे तो 3 मिलेगा, 1934 या 1935 या आजादी के बाद आरबीआई एक्ट 1949। कोई विशेष अंतर नहीं है, बस इसलिए यहां राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा 1949। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो। 20 सदस्य जो हैं वह आरबीआई के अधीन शामिल होते हैं। आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर। आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर कितने सदस्य? तो कुल 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। इस 20 सदस्य में सबसे पहला कौन होता है? तो एक गवर्नर ये कह सकते हैं। आरबीआई के एक गवर्नर प्लस में 4 डिप्टी या उप गवर्नर, 4 सदस्य जो हैं वह प्रादेशिक क्षेत्र के या मुख्यालय के सदस्य। एक जो है या वहां पर प्रादेशिक से अच्छा है क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक। के निदेशक। एक जो है वह वित्त विभाग के सदस्य। तो 4 1 5 अब 5 10 हो गए, प्लस में 10 भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य जो विभिन्न क्षेत्रों के जानकार होते हैं। तो इस प्रकार से कुल संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। आरबीआई का 2 मुख्यालय है। आरबीआई के 2 मुख्यालय हैं। तो अब अगला टॉपिक होगा आरबीआई का
मुख्यालय। एक जो है वो है आपका मुंबई और दूसरा जो है वो है आपका लंदन। मुख्य यही है, लंदन का जो संस्था है या लंदन में जो स्थित मुख्यालय है वह जितने भी बाहरी राजदूत न्यायिक वगैरह है उनके खर्चों का लेन देन का ब्यौरा करता है। इसके अलावा इसके 4 जो हैं वह क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। कौन कौन? तो एक है आपका मुंबई, दूसरा है आपका चेन्नई, तीसरा है आपका दिल्ली या न्यू दिल्ली और चौथा है आपका कोलकाता। ये हो गया आपका क्षेत्रीय कार्यालय। इसके अलावा आरबीआई में कहिएगा तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष पुराना कहिएगा, प्राचीन में तो वो था आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। लेकिन नया में अब यह हो गया है वर्तमान में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। पुराना क्वेश्चन में होगा वहां पर आंसर होगा 1 जुलाई से 30 जून। नया अगर ऑप्शन में 1 अप्रैल 31 मार्च हो तो आंसर यह जाएगा। ये था आपका आरबीआई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरबीआई का जो है कार्य को अध्ययन करेंगे।